आज हम पढ़ेंगे एयर के बारे में। अब आपके सामने एयर अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में कई बार आती होगी एयर होती क्या है, एयर बनती किन चीज़ों से है। तो एयर में आखिर हम अब एयर का बेसिक वर्ड हम सीखें तो एयर मोस्ट ऑफ दी जो हम ब्रेथिंग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एयर कहते हैं। तो एयर का मीन्स हिंदी में कहें तो हवा होता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा हवा के इन हिंदी पर्यायवाची देखें, हवा, पवन, समीर ये सब कहते हैं। बट इन दिस इंग्लिश कहें तो एयर, वाइंड ये भी इंग्लिश में सिनोनिम्स आते हैं। बट इन सब का मतलब भी अलग अलग हो सकता है। जैसे हिंदी में बात करें, हवा सांस लेने के लिए होती है, पवन अलग अलग होती है, और समीर होती है तो समुद्री किनारे चलती है। तो जैसे हिंदी के सभी पर्यायवाची के मतलब अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार एयर के इंग्लिश में भी मतलब अलग अलग होते हैं। तब आज फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास चैप्टर में कि एयर आखिरकार बनते किन चीज़ों से। तो इन दिस हमारा एक्सरसाइज में आज हम ये पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एयर प्रेशर और वेदर एंड क्लाइमेट। तो इन चीज़ों का हम बाद आज बेसिकली कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एयर। अब अवर अर्थ इज सराउंडिंग बाई ए हग ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ एक ब्लैंकेट बने हुए हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स की एटमॉस्फेयर लेयर पाई जाती है, जिसमें मोस्ट ऑफ दी अलग अलग गैसेस के हम जैसे हम इस क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में लैंड पढ़ा था तो हमने उसकी डेप्थ देखी थी। अब हम जब अर्थ पढ़ रहे थे, अर्थ के ऊपर वाली सरफेस हम स्टडी करें तो ऊपर वाली सरफेस हम जानते हैं कि बहुत दूर आकाश में हम देखते हैं तो हमें स्टार स्काई दिखाई देता है। बट इसकी हाइट कितनी है, कितना हम ऊपर की तरफ विजिट करें कि हम बेसिकली उसके बाद पूरा इंट्रोडक्शन मिल सके। तो आज हम इसी की हम स्टडी करेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर ले रहा है, जैसे हम अर्थ इज surrounding by hug blanket of atmosphere or the change of weather and climate affect the economic, social and culture lives of the people all over the world। अब वेदर भी क्लाइमेट भी हमारे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल तो वहाँ पर फ्रिजिड जोन है कम्प्लीटली। बात करें ओशियन में तो पूरी वाटर बॉडीज़ हैं, और बात करें हम डेजर्ट की तो वहाँ पर हॉट टेम्परेचर होता है। अब इन सब के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। अब ऑल ओवर अर्थ में देखें तो सब जगह हवाएं अभी अलग अलग सराउंडिंग फ्लो करती है। अब जैसे कहीं गर्म हवाएं चलती है, समुद्र में जाए तो ठंडी हवाएं हो सकती है। तो इस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वाइंड भी हमारे साथ क्या होती है, फ्लो होती है। तो ये अब बात करें कंपोजिशन ऑफ एयर की तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का जोन बना हुआ है, सॉरी ब्लू कलर का, उसे हम क्या कहते हैं 78%, जो किससे बनी हुई है, नाइट्रोजन से। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें 20.9% होती है। अब किसी किसी बुक्स में इसे अराउंड सम 21% में लिखते हैं। तो ये इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि एयर 78% नाइट्रोजन होती है और 20.9% क्या होती है, ऑक्सीजन। उसके बाद अदर गैसेज की बात करें तो 0.17% होती है, ऑर्गन 0.90% होती है, और CO2 जो हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस भी है तो वो होती है CO2, वो कितनी होती है, ओनली 0.03% है। अब इन गैसों का जो बैलेंस बना हुआ है, अगर सपोज इमेजिन इम्बैलेंस हो जाए तो हमारी अर्थ के क्लाइमेट पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो 20.0009 हो और कार्बन डाइऑक्साइड ओनली फॉर 0.004 हो जाए तो उससे साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीमेंट होना या ग्लेशियर मेल्टिंग होना, ये सारे साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए एयर में भी सबका कंपोजिशन, जैसे हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, जैसे सभी एनवायरनमेंट सभी एनिमल क्रिएचर्स का रहना बहुत इंपॉर्टेंस होता है, उसी प्रकार एयर में भी गैसेस का कंपोजिशन भी इक्वल होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो इसलिए हम स्टडी करते हैं एयर के बारे में। तो वापस स्टडी करें कंपोजिशन ऑफ एयर, जो हम बात की नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन 78%, आपके साथ बात करें तो हम नाइट्रोजन हम तो यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन यूज़ कौन करता है, तो नाइट्रोजन मोस्ट ऑफ द यूज़ कौन करते हैं, प्लांट। तो बात करें नाइट्रोजन मोस्ट प्लेंटिफुल गैस, प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। नाइट्रोजन कन्वर्टिंग बैक्टीरिया दैट लिव्स इन द सॉइल एंड रूट्स। मतलब नाइट्रोजन का मेन रोल जो होता है वो प्लांट के लिए होता है, और प्लांट में सॉइल होती है उसमें फाइंड आउट होता है, और सॉइल के माध्यम से वो रूट, और रूट से वो प्लांट क्या करते हैं, अपने फूड को प्रोडक्ट करते हैं। कि हम सभी जानते हैं प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और प्लांट जब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं तो किसकी हेल्प से फूड ग्रो करते हैं, हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, वी नो दैट एवरीवन। बट जो नाइट्रोजन होता है वो उनमें न्यूट्रिशन देने का क्या करता है, मेन रोल प्ले करता है, जो प्लांट के माध्यम से प्लांट तक पहुंचता है। अभी नाइट्रोजन प्लांट में कैसे पहुंचता है, और हम बेसिकली पता है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जब वो मिनरल्स में ऐड होती है तो ऑक्सीजन सिंथेसिस क्या बनाती है, NO2 बनाती है, और मिनरल्स साथ ऐड होने के बाद वो सॉइल में मिक्स होती है, क्योंकि सभी प्लांट नाइट्रोजन सेटअप करते हैं। तो जो डीके डेड एनिमल्स या डेड प्लांट की डेड लीव्स होती है उनमें मर्ज होकर वो जो
सैप्रोफाइट प्लांट होते हैं उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और उसके माध्यम से वो डिकम्पोज होकर किस में ऐड होती है, सॉइल में। अब सॉइल के माध्यम से रूट तक पहुंचती है और प्लांट को ग्रो करने का काम करती है। इसलिए नाइट्रोजन क्या होती है, प्लांट के लिए इंपॉर्टेंस गैस होती है। ठीक है, फिर सेकंड बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन ह्यूमन एंड एनिमल सभी ब्रीथिंग करते हैं और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर दे आर सर्वाइवल। तो ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सभी लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किसका रोल प्ले मैन होता है, ऑक्सीजन का। फिर थर्ड गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। और कार्बन, हम जो ऑक्सीजन लीव करते हैं उसे प्लांट क्या लेते हैं, एब्जॉर्व करता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। अब रही बात CO2 की, अब जैसे ह्यूमन ने क्या कि CO2 रिलीज की और प्लांट भी रिलीज करता है ऑक्सीजन, अगर ये तो हमेशा अगर दोनों रिलीज ऑब्जर्व करते रहे तो दोनों क्या होता है, बैलेंस में रहता है। बट बर्निंग फ्यूल लाइक कोल एंड ऑयल इंक्रीजिंग होने लग जाए, तो हम जैसे कि अगर ह्यूमन और प्लांट के बीच चलता रहे तो हमारे एनवायरनमेंट में कभी भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। बट हम जैसे जैसे साइंस की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम आगे बढ़ते गए और कोल और ऑयल को हमने फ्यूल के रूप में यूज़ करना शुरू किया तो उसके इफेक्टेड क्या हुआ, CO2 की गैसेज लेवल बढ़ने लगी। तो उसका इंक्रीमेंट ये हुआ कि आज हमें सबसे बड़ी, इट इज़ अफेक्टिंग द वेदर क्लाइमेट ऑन द अर्थ। और आज हमें सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी देखने को मिलती है कि वेदर और क्लाइमेट है वो इसी कारण क्या होने लगे, अफेक्टेड। जैसे आज हम 100-200 बिफोर एगो जाए तो मोस्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम कभी फेस कभी भी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हमने साइंस में इतना डेवलपमेंट नहीं किया था और कोल और ऑयल जो हमारे अर्थ के अंदर थे वो उसे एज ए हमने रिसोर्सेज बचा के रखे थे। बट हमने उन रिसोर्सेज का अपने सेल्फिश के लिए यूज़ किया और जिसके कारण हमने क्या किया, एनवायरनमेंट को इम्बेलेंस किया। और कंपोजिशन ऑफ एयर था उसमें O2 और NO2 पहले से बैलेंस में थी, CO2 भी थी। बट जैसे हम कोल और ऑयल को से फ्यूल यूज़ करते क्या, बर्निंग करते क्या, श्योर सी बात उससे क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और वो आज हमारे वेदर और क्लाइमेट एक्टिविटी को क्या करती है, अफेक्टेड करती है। इसलिए हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। फिर आते बात करें, फिर आता है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें हमारे सामने लेयर 5 होती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, जिसे हम आयनोस्फीयर भी कह सकते हैं, और लास्ट आती है एक्सोस्फीयर जिसकी रेंज इन्फिनिट ऑफ स्पेस में होती है। बात करें लेयर की तो ये लेयर हमने अकॉर्डिंग टू हाइट ली है। अगर अर्थ की लैंड सरफेस देखें, अभी आप लोग कहीं डाउट होगा कि ट्रोपोस्फियर किसी में 13 लिखी होती है, किसी में 12 लिखी होती है, किसी में और लिमिट होती है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसकी जो लेयर है अगर सी लेवल से जनरेट की जाती है तो थोड़ी हो सकता है 13 किलोमीटर हो और लैंड सरफेस से की जाती है तो हो सकता है 12 किलोमीटर हो। तो इसमें अलग अलग सब में पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए आपको इसमें डेप्थ या रेंज में डाउट नहीं होना है। क्योंकि बस इसमें आपको जो नॉलेज रखना होता है वो ये होता है कि कौन सी लेयर में क्या क्या एक्टिविटी होती है। अब जो ट्रोपोस्फियर है वो मोस्ट ऑफ द हमारे इंडियन की अर्थ की क्लाइमेट एक्टिविटी होती है, वो सारे एक्टिविटी किसमें होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। तो इन दिस लेयर में सारे रेनफॉल होना, रेनफॉल की क्लाउड आना या तेज थंडरस्टॉर्म होना या तेज वाइंड चलना, ये मोस्ट ऑफ द कहाँ पर होती है, ट्रोपोस्फियर के क्लाइमेट में होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फियर जिसमें इट इज कंटेन द ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फियर में मेन क्या होता है, ओजोन लेयर पाई जाती है जो क्या करती है, अर्थ के प्रोटेक्टिंग ब्लैंकेट का भी रोल प्ले करती है। उसके बाद आती है मेसोस्फियर, इट इज कूलेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जिसमें -80 डिग्री क्या होता है, टेम्परेचर होता है, यानी सबसे कूलेस्ट होती है। इसमें हम जैसे हम टेम्परेचर में आगे जाते हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर जोन आता है जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, न्यून होता है। किंतु उसके आगे वापस एबो जाएंगे वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, डिग्री एवरी डिग्री पे वहाँ पे पॉइंटिंग डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाएगा। तो जैसे हम आयनोस्फीयर की बात करें तो इन दिस लेयर अपीयर द नॉर्थर्न लाइट इज हाई टेम्परेचर अराउंड 1500 डिग्री डेस्ट्रॉय द मेटर्स। अब जो मेटर्स आते हैं आउटर अर्थ स्पेस से, जो हमारे अर्थ की हम बात देखते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर आने के बाद वो क्या होना है, बर्निंग होना शुरू कर लेते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि आयनोस्फीयर की जो रेंज होती है काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होती है, इसलिए आउट स्पेस आने वाले जितने भी एस्ट्रॉइड होते हैं उनको बर्निंग करने का काम कौन करती है, आयनोस्फीयर करती है। और लास्ट होती है एक्सोस्फीयर जो कि हमारे आउट ऑफ अर्थ स्पेस में सर्वाइव करती है, जिसकी कोई हमारे पास फिक्स रेंज नहीं है। हमने भले एज्यूम की है 10,000, किसी में आपको 6,000 भी मिल सकती है। तो ये सब भी अलग अलग लेंथ हो सकती है। आपको मेजर जो लर्न रखना वो होता है ट्रोपोस्फियर जिसमें क्लाउड एक्टिविटी होती है, क्लाइमेट रिलेटेड एक्टिविटी होती है। और जो हमारे एरोप्लेन है, फाइटर प्लेन है, वो जब सो फ्लाई करते हैं वो किस में करते हैं, ट्रोपोस्फियर में। उसके बाद में जो स्ट्रेटोस्फियर में उसकी अपर सर्विस आप देख सकते हैं, इसमें एरोप्लेन बना हुआ है क्योंकि वहाँ पे उसके टेम्परेचर क्या होता है, बिल्कुल ही नॉर्मल होता है, इसलिए वहाँ पर एरोप्लेन सर्वाइव कर सकते हैं। फिर आगे बात करें नेक्स्ट जोन की तो उसमें हमारे सामने आते हैं
एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर कहाँ बनता है, इस पर आप जस्ट थोड़ा सा सोचें कि एयर, जैसे कभी आपने देखा हो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, उसमें आप थोड़े से मूवमेंट करें सेट करें, उसके बाद जब कोल्ड ड्रिंक का कॉर्क ओपन कर दें या ढक्कन ओपन कर दें तो आपको उसमें क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा तेज पावर में गैसेज बाहर निकलती दिखाई देती है। यही क्या होता है, एयर प्रेशर। तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज एंड हैज वाइट, यानी एयर जो होती है उसमें मल्टीपल गैसेज क्या होता है, मिक्सर होती है, और उसमें क्या होता है, वजन भी होता है। तो इट प्रेसेज अस विद ए ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज एंड द ग्राउंड, और इसलिए वो हमारी क्या करती है, फोर्स जनरेट करती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि तेज हवा चलती है तो व्यक्ति को भी क्या, जैसे आंधी तूफान चलते हैं, आपने महसूस किया होगा जब तेज थंडरस्टॉर्म आते हैं तो इंसान को भी, या बड़े बड़े व्हीकल होते हैं उनको भी क्या कर देते हैं, वो प्रेशर से धक्के देके आप भी आगे पीछे मूवमेंट करता है। द पुश ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। तो यही पर जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर लेयर पर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एयर प्रेशर। और एयर प्रेशर को मेजरमेंट कैसे करते हैं, बैरोमीटर। तो आपको लर्न रखना होता है। और उसके बाद में आता है द एरिया वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर एयर कैसी होती है, हीटेड, यानी गर्म होती है। ये दो लास्ट दो पॉइंट है, उसे आप थोड़ा समझे, क्योंकि ये दो पॉइंट है वही हमारे लिए समझने के लिए मेन पॉइंट है। यानी जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा वहाँ एयर क्या होगी, हीट होगी, और जब एयर हीट होगी वहाँ पे क्या जनरेट करेगी, लो प्रेशर एरिया। क्यों, क्योंकि जब हीटिंग वेव ज़्यादा होती है वो काफ़ी क्या होती है, हल्की होती है, और हल्के के साथ वहाँ पे क्या करती है, वो लो प्रेशर एरिया जनरेट करती है। जिसका मतलब क्या होता है कि उस जोन में क्लाउडी या वेट वेदर वहाँ पर बनेगा। और यही लो प्रेशर एरिया आगे जाके जब हाई टेम्परेचर बनता है तो उसी अनदर साइड में जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है वहाँ पर हवा कैसी होगी, ठंडी होगी। जैसे हम बात करें जनरेट करें और अर्थ सरफेस पे जैसे इक्वेटर लाइन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा। इसी तरह उसी के अगेंस्ट जो पोलर जोन है वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कोल्ड होता है, इसलिए वहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर एरिया बनेगा। और जिसके इसलिए वहाँ पर स्किन स्काई कैसा होता है, सनी लेयर या फिर क्लियर होता है। तो उसके बाद वापस एक बेल्ट बनते हैं जो आप डायग्राम में समझ सकते हैं। इस डायग्राम में जो आप देख सकते हैं, इसमें हाई स्टार्ट ओपन करता हूँ, हाई लो, जिसमें इक्वेटर लाइन बनी हुई, इसमें आप देख सकते हैं वहाँ पर टेम्परेचर क्या बना हुआ है, लो बना हुआ है। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर है, और जब हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ की वाइंड होती है वो कहाँ जाएगी, हाई में जाएगी, लो से हाई में मूव करेगी। तो लो से हाई में मूव होना, मूव से हाई से वापस लो में मूव होना, यही क्या चलता है, ऑल ओवर अर्थ सर्फेस में सर्कल चलता रहता है। यानी आप देख सकते हैं हाई से लो, लो टू हाई, हाई टू लो, लो टू हाई, ये क्योंकि इसमें अलग अलग जो जोन होते हैं वो, जैसे हमने टेम्परेचर जोन पढ़े थे, टेम्परेट जोन, फ्रिज जोन और टोरिड जोन, उसी जोन पर ही प्रेशर बेल्ट है वो भी क्या होती है, जनरेट होती है। और इसी के अकॉर्डिंग हाई बेल्ट, लो बेल्ट जनरेट होती रहती है, और हमारे क्लाइमेट को क्या करती है, इफेक्टेड करते रहते हैं। एज द राइजिंग एयर बिकम्स कोल्डर एंड ड्राई डेंसिटी इंक्रीज रिजल्टिंग हाई प्रेशर जोन। और जो हाई प्रेशर होती है वहाँ पे जो वाइंड होती है काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, ड्राई और अलग चलती है। तो ये आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। इसको स्टडी हम जब हमारी ऑफलाइन क्लास चलेगी तब हम इस डायग्राम और भी ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि इस डायग्राम को मस्ट है कि आप लोग इसे समझें, क्योंकि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेदर कंडीशन चेंज होती है इसी लो प्रेशर हाई प्रेशर एरिया के अकॉर्डिंग जनरेट होती है। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ क्या होती है, रेनफॉल अगर होती है। जैसे हम बात करते हैं कि बे ऑफ बंगाल में हमारे अर्थ लैंड सर्फेस हाई टेम्परेचर होता है समर में, तो जब यहाँ हाई प्रेशर जनरेट होता है तो उसी के अफेक्टेड ओशियन है, बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी, वहाँ पर वापस क्या होता है, लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है। उसके अकॉर्डिंग वहाँ की वाइंड क्या होती है, लैंड सर्फेस की तरफ मूव करती है, और हमारे यहाँ मानसून वाइंड क्या करती है, फ्लो करती है। तो ये जो प्रेशर बेल्ट है ये मेन हमारे रेनफॉल को अंडरस्टैंड करने में भी क्या होती है, हेल्पफुल होती है। इसलिए आप इसको जब स्कूल स्टडी होगी तब हो सकता है इसको आप और डीपली स्टडी करें, बट अभी के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि जहाँ हाई टेम्परेचर होगा वहाँ लो प्रेशर बनेगा, और जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ जहाँ लो टेम्परेचर होगा वहाँ पर हाई प्रेशर क्या होगा, जनरेट होगा। क्योंकि जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं जो पोलर जोन है वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है बट टेम्परेचर क्या होता है, लो। और वहीं इक्वेटर लाइन है वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है बट प्रेशर कैसा होता है, लो। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड रखनी पड़ेगी। फिर हम नेक्स्ट बात करें, आज का लास्ट टॉपिक आता है वेदर एंड क्लाइमेट। आप लोग जानते होंगे वेदर क्लाइमेट, कभी कभी आप न्यूज़ भी सुनते हैं कि आज का वेदर देखते हैं, आज का क्लाइमेट कभी नहीं देखते हैं। क्योंकि वेदर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप फर्स्ट पॉइंट देखें कि वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ए स्पेसिफिक प्लेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब पर एवरी आवर्स, एवरी डे
जहाँ की कंडीशन चेंज होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। जैसे हमारा मौसम विभाग कह सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखते होंगे कि मौसम विभाग आपने कई बार देखा होगा कि आज की मौसम वेदर रिपोर्ट ये कहती है कि हो सकता है कहीं कहीं भारी से भारी बरसात की संभावना भी हो सकती है, बट कई बार कह सकती है आज मौसम साफ भी रहेगा। तो वो जो रिपोर्ट आती है वो जनरेट कौन करता है, वेदर डिपार्टमेंट जनरेट करता है, जो एवरी डे एवरी प्लेस अलग अलग हो सकती है। इस फिर वही क्लाइमेट क्या होता है कि वाइल क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए प्लेस एंड इट मोस्टली टेक प्लेस आफ्टर 30 ईयर ऑफ टाइम। यानी कि लॉन्ग टाइम तक एक समान रहने वाली जो कंडीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। लाइक दैट हम नॉर्थ पोल साउथ पोल स्टडी करते हैं, उसे हम क्या मानते हैं, फ्रिजिड जोन मानते हैं। तो फ्रिजिड जोन होना है वही उसका क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑलवेज क्या होती है, स्नो फ्रिज रहती है। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं कि वेदर में इन्वॉल्व जस्ट वन कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर जब वेदर काउंट करेंगे तो एक कंडीशन में चेक करेंगे, जबकि क्लाइमेट चेक करेंगे तो इंक्लूड ऑल द कंडीशन लाइक दैट प्रेसिपिटेशन, वाइंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, प्रेशर। इसमें बहुत सारे पॉइंट क्या होता है, ऐड हो जाते हैं। जबकि वेदर को हम एक बार देखते हैं वेदर भी कैसा चल रहा है। फिर थर्ड पॉइंट हम डिफरेंट देखें कि वेदर अकर्स इन द प्लेस विद इन द शॉर्ट पीरियड, जबकि क्लाइमेट टेक्स ए प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड स्टडी करते हैं, क्योंकि उसमें 30 साल की स्टडी की जाती है, इसमें डे टू डे स्टडी की जाती है। फोर्थ पॉइंट है वेदर इज द what you get on a daily basis, climate is what you accept over a long time। जैसे वापस बात करें इंडिया की जोन में तो हम लोग स्टडी करते हैं कि हिमालय माउंटेन की क्लाइमेट कैसी है, ठंडी है, और राजस्थान की डेजर्ट जोन की क्लाइमेट कैसी है, गर्म है। तो आप समझ में आ गया होगा कि क्लाइमेट हम जब लॉन्ग स्टडी करते हैं तो क्लाइमेट की बात करें, और वापस बात करें वेदर की तो आप लोगों ने सुना होगा सर्दियों में माउंट आबू घूमने की जगह काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ का वेदर कैसा होता है, ठंडा होता है। तो ये चीज़ें वेदर और क्लाइमेट, वेदर होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, क्लाइमेट होता है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। तो आपको समझ में आ चुका होगा। फिर 5 पॉइंट देखें, वेदर चेंज विद इन द शॉर्ट टाइम, और क्लाइमेट में जो लिखा हुआ है ओवरऑल चेंज एंड वेरिएशन ऑफ ए क्लाइमेट आर वेरी स्टेबल एंड मे टेक डिकेड्स और सेंचुरी टू ऑकर। यानी कि क्लाइमेट को बदलने में 30 से 50 से 100 साल तक भी लग सकते हैं, वहाँ का टेम्परेचर कभी भी नहीं बदलेगा, बट वेदर एवरी टाइम चेंज हो सकता है। और 6 पॉइंट है कि जो वेदर स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं या मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, जबकि क्लाइमेट की स्टडी करने वाले हम क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये दो वर्ड हैं, जैसा मेट्रोलॉजी में बताया, मेट्रोलॉजी वाला क्या होता है, मौसम वैज्ञानिक होते हैं जो मौसम की प्रिडिक्ट को क्या करते हैं, एहसान करते हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि वेदर एंड क्लाइमेट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके साथ आगे वाली क्लास में हम वापस वाइंड के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए